हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करेंगे। एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म है, किसी एटम के लिए एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स बोली जाती हैं। सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे ग्राउंड स्टेट की। किसकी बात करेंगे? ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था क्या होती है किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें एक्साइटेशन स्टेट की। एक्साइटेशन स्टेट, उत्तेजित अवस्था, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन स्टेट किसको बोली जाती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। थर्ड इसमें अपन बात करेंगे, एक आते है इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल। एनर्जी भी बोल दिया जाता है, पोटेंशियल भी बोल दिया जाता है, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें एक आता है एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी या पोटेंशियल। उत्तेजित ऊर्जा या उत्तेजित विभव किसको बोला जाता है किसी एटम के लिए। एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं। फिफ्थ इसमें पढ़ेंगे अपन सेपरेशन पोटेंशियल, सेपरेशन एनर्जी या पोटेंशियल। पृथक्करण ऊर्जा या पृथक्करण विभव। तो मैंने कहा किसी एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, किससे एनर्जी से रिलेटेड होती हैं सभी। वन बाय वन अपन इसकी चर्चा करते हैं। किसी एटम के लिए इनका बेसिकली मीनिंग क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड स्टेट की, मूल अवस्था या जिसको क्या बोला जाता है आद्य अवस्था। इसको ध्यान से समझिएगा, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, किसी एटम के लिए अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखना ध्यान से। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, मूल अवस्था। मूल अवस्था, ये इसको क्या बोला जाता है आद्य अवस्था। मूल अवस्था या आद्य अवस्था। इसके लिए क्या बोला जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था, किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसके लिए, किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसमें क्या हो, जिसके लिए इसकी एनर्जी क्या हो सबसे कम मिलती हो। वह अवस्था जिसके लिए ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। ऊर्जा का मान क्या हो, न्यूनतम हो, तो उसे क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। मैंने क्या कहा, देखना ध्यान से दोबारा, किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसके लिए ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है उसको मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। ऊर्जा का न्यूनतम मान का मतलब क्या है, तो देखना, अपने किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाली थी। एनर्जी कितनी आई थी अपनी, -13.6 × Z²/n²। ये अपनी एनर्जी आई थी, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि ये जो टोटल एनर्जी किसके समानुपाती होगी, -Z²/n²। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस टर्म को मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे काम आएगी। मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था, ऐसी स्टेट जिसकी क्या हो, एनर्जी मिनिमम हो, तो वो स्टेट क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि इस पे कैसा साइन है, ये नेगेटिव साइन इसको बढ़ा देता है। तो मैंने कहा जब n की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, तो टोटल एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी भी बढ़ती है। देखना आप ध्यान से, जैसे मैं बात करूं, ये अपना क्या है नाभिक, इसके चारों ओर क्या है सेल, इसके चारों ओर सेल। सेल की बात करूं तो n = 1, n = 2,
n इजिकल टू 3। इसी तरीके से n इजिकल टू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। तो मैंने कहा जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अपन देखना ध्यान से, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से इसका मतलब अगर n इजिकल टू 1 फर्स्ट सेल से मैं बात करूं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे वहाँ एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, टोटल एनर्जी बढ़ेगी। तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसने ये कहा किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था, ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो, ऊर्जा का मान न्यूनतम हो, स्टेट कौन सी कहलाती है, ग्राउंड स्टेट। तो देखना यहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई जहाँ से एनर्जी सबसे कम है और इनफाइनाइट पे एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होती है, किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बढ़ती है। तो अगर मैं बात करूँ, ध्यान देखना है यहाँ से, इसको ध्यान से देखिएगा, एनर्जी कम होने का मतलब ऐसी स्टेट, तो स्टेट, ये स्टेट ऐसी है जिसमें एनर्जी क्या है, सबसे कम है। यहाँ पे एनर्जी क्या है, सबसे कम। तो n इजिकल टू 1 पर क्या है, एनर्जी सबसे कम है। तो ये स्टेट इसकी कौन सी स्टेट कहलाती है, इस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो ऐसी किसी इलेक्ट्रॉन की वह अवस्था जिसमें क्या हो, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो, वो क्या कहलाती है, उस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो देखना, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो, एनर्जी का न्यूनतम मान हो, मिनिमम वैल्यू हो, वो क्या कहलाती है, उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अब इसके लिए क्या बोला जाता है, देखना, तो अपन ने देखा कि एनर्जी क्या आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी, तो मिनिमम एनर्जी कहाँ मिलेगी, n इजिकल टू 1 पर। तो इसके लिए क्या बोला जाता है कि एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए, एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए प्रथम कोष फर्स्ट सेल n इजिकल टू 1। तो किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए प्रथम कोष ही क्या होता है, उसकी मूल अवस्था होती है, ग्राउंड स्टेट होती है। तो देखिएगा क्या कहा, किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए फर्स्ट सेल में एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो वो उसकी क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था कहलाती है। तो किसी एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए मिनिमम एनर्जी कहाँ होगी, n इजिकल टू फर्स्ट सेल में एनर्जी मिनिमम है, इसलिए ये किसी इलेक्ट्रॉन की क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो देखिएगा अब, तो यहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो अपने को क्या बताना है, ग्राउंड स्टेट इजिकल टू क्या बोली जाएगी, यहाँ पे सेल कौन सा होगा, n इजिकल टू 1। तो n इजिकल टू 1 पर क्या बोली जाती है, किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए n इजिकल टू 1 पर वो उसकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। तो ये ग्राउंड स्टेट की डेफिनेशन, और मैंने कहा जहाँ एनर्जी कम होनी चाहिए तो n इजिकल टू 1 पर क्या होगी, एनर्जी सबसे कम होगी। इसको उतार लें, उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो बात हो गई ग्राउंड स्टेट की। उसके बाद हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। सबसे पहले आप इसको उतार लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन सेकेंड टर्म पर। फर्स्ट टर्म कौन सी हो गई, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, इसकी मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। देखना, सेकेंड टर्म कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था बोली जाती है, इसको क्या बोला जाता है, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, वो सबसे पहले क्या पढ़ा, मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट, उसके बाद किसकी बात करें, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, देखना ध्यान से, जैसे ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या है, सेल। नाभिक के चारों ओर क्या है, ये सेल। n इजिकल टू 1 पर फर्स्ट सेल, 2 पर सेकंड सेल, 3 पर थर्ड सेल, 4 पर फोर्थ सेल, इसी तरीके से n इजिकल टू इनफाइनाइट पर एटम में चलते रहते हैं सेल। तो देखना ध्यान से, अब
ये जो नाभिक है इसके चारों n इजिकल टू 1, मैंने कहा जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से जो किसी इलेक्ट्रॉन सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बढ़ती जाती है। और इसमें क्या आपने दो तरीके की डेफिनेशन डिवाइड की कि ऐसी लेवल, ऐसी स्टेट जिसमें क्या हो, एनर्जी सबसे कम हो, तो n इजिकल टू 1 पर एनर्जी सबसे कम होती है। ये बात अपन पता कर सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एनर्जी, टोटल एनर्जी बढ़ती है। तो n इजिकल टू 1 ऐसी स्टेट है जहाँ पर एनर्जी सबसे कम होती है। इस स्टेट को क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट को क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, मूल अवस्था को छोड़कर, मूल अवस्था को छोड़कर, मूल अवस्था को छोड़कर सभी अवस्थाएं, सभी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, उत्तेजित अवस्था कहलाती हैं। तो क्या कहा, मूल अवस्था को छोड़कर, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट को छोड़कर जो सभी स्टेट्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उत्तेजित अवस्था बोला जाता है। कैसे देखना, मैंने कहा मिनिमम एनर्जी जहाँ पे होती है उस स्टेट को क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट। इसके अलावा जितनी भी स्टेट हैं, ये जो जितनी भी स्टेट होंगी इनकी मैं बात करूँ आगे, जितनी भी स्टेट होंगी वो स्टेट्स क्या कहलाती हैं, इनको क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के अलावा एक्सेप्ट ऑफ ए ग्राउंड स्टेट ऑल स्टेट आर क्या होती हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। तो ग्राउंड स्टेट को छोड़कर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट द ग्राउंड स्टेट ऑल स्टेट आर एक्साइटेड स्टेट। तो देखना मैंने क्या कहा, मूल अवस्था को छोड़कर सभी अवस्थाएं क्या कहलाती हैं, उत्तेजित अवस्था कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे अपने वो क्या पूछ ले, कोई प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब बताओ, प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब बताओ। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, उत्तेजित अवस्था क्या होती है, मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट को छोड़कर सभी अवस्थाएं क्या होती हैं, उत्तेजित अवस्था। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट कौन से सेल की बात कर रहा है, n इजिकल टू 1, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। इसको एक्साइटेड स्टेट में काउंट नहीं करना। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, ये जो एक्साइटेशन स्टेट है वो n इजिकल टू से स्टार्ट होगी, n इजिकल टू से स्टार्ट होगी। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कौन सी होगी, n इजिकल टू 2 से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट ये तो यही होगी, प्रथम उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी, n इजिकल टू 2 पर। तो इसके लिए क्या बोला जाता है, ग्राउंड स्टेट को छोड़कर जो सेल की ऑल स्टेट्स हैं, आगे जो एटम्स में उपस्थित है स्टेट्स हैं, वो क्या कहलाती हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। तो अगर कोई पूछ ले प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है, n इजिकल टू 2, तो अपने को क्या बताना है, ग्राउंड स्टेट को छोड़ के बताना है। इसी तरीके से अपने को पूछ ले जैसे थर्ड एक्साइटेड स्टेट कोई पूछ ले तो अपन क्या बताएंगे, थर्ड का मतलब सबसे पहले अपन बात करेंगे n इजिकल टू 1 2 3 4। तो n इजिकल टू 1 पर क्या होती है, ग्राउंड स्टेट। उसके बाद चलेंगे n इजिकल टू 2 पर, वो क्या होती है, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो n इजिकल टू 4 पर क्या होगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ग्राउंड स्टेट को छोड़कर ध्यान में रखना, थर्ड उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हुआ, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जो ग्राउंड स्टेट है उसको छोड़कर उसके आगे जो नंबर ऑफ सेल होंगे वो क्या होंगे, उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना, पहले इसको उतार लो, इससे रिलेटेड अपन कुछ बातें बताएंगे। चलिए
ग्राउंड स्टेट है उसको छोड़कर क्या बतानी है, एक्साइटेड स्टेट बतानी है। अब हमें कोई ऐसे पूछ ले कि ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट की संख्या कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको मैं बता देता हूँ। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो देखना ध्यान से आगे मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अपने क्या पूछ ले, एक्साइटेड स्टेट की संख्या बताओ, नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट कैसे निकाली जाती है। जो अपने को सेल दिया गया है, जितने सेल दिए गए हैं सेल -1 कर देना, ये डायरेक्ट है स्टेट एक्साइटेड स्टेट की नंबर निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ। जैसे अपने को सेल कितने दिए गए हैं, सेल इजिकल टू, अगर n इजिकल, सेल का मतलब n इजिकल टू कितने दिए गए हैं, 15 दिए गए हैं। तो अपने को क्या पूछ ले, एक्साइटेड स्टेट बताओ, क्या बताओ, एक्साइटेड स्टेट की संख्या कितनी होगी। तो अपने को क्या बताना है, जो जितने सेल दिए गए हैं, नंबर ऑफ सेल जितने दिए गए उसमें से क्या करना है, एक कम करना है। तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे कितने हैं, 15 - 1, तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट कितनी आएंगी, 14। इस तरीके से डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट निकाल सकते हैं। एक कम क्यों हो गई, क्योंकि ये जो निकली है वो कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, जिसको अपन किस में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको उतार लें, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिए चलते हैं। ये तो बात होगी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टर्म की। थर्ड टर्म कौन सी थी अपनी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो देखना 1 बाय 1 उनको ध्यान से समझिएगा। ये आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। थर्ड अपनी टर्म कौन सी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी भी बोला जाता है, टर्म्स कई बार क्या यूज में ले लेता है, पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल। इसके डेफिनेशन के लिए कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स बेसिक, इसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या बोला जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन की, देखना ध्यान से, इस आयोनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए अपने को कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। तो देखना ध्यान से क्या बोला जाता है इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन की, मैंने क्या कहा, एक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा एक परमाणु में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या बोली जाती है, सदैव क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये अपन ने देखा था, अपन ने अभी तक जितनी भी एनर्जी निकाली उसमें वैल्यू कैसी आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा ही कैसी आती है, नेगेटिव आती है। किसकी बात हो रही है, किसी एटम में। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में है, इसका मतलब क्या है, उसकी एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ, एक एटम की बात कर रहा हूँ। किसी एटम में जब तक कोई इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, टोटल एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। इस बात को ध्यान में रखना। कैसे आएगी देखना, अपन ने पढ़ा था, टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की सेल में, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या बोली थी, -13.6 इंटू Z²/n²। ये वैल्यू किस में आई थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। तो इस फॉर्मूले से अपन पता कर सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी और वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इसका मतलब मैंने कहा किसी एटम में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, हमेशा ही नेगेटिव होगी, हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना कि काम आएगा। अब देखना क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये जो नेगेटिव यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट
नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो देखना नेगेटिव साइन के लिए बोला जाता है ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब है ये कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं नाभिक की बात करूँ, ये नाभिक है, इसके चारों ओर क्या है, सेल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस नेगेटिव का मतलब किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मैं बात करूँ, टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव होने का मतलब नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी आएगी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। वो एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ, किसकी काउंट करें, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है। इसके साथ क्या है, इसका एट्रैक्शन है। एट्रैक्शन होने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है। इस नेगेटिव साइन का मतलब है ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में बंधा होने के कारण यहाँ पे कुल ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा में सपरमाणु में क्या बोली जाती है, नेगेटिव बोली जाती है। तो इसको उतार ले, पहले उससे रिलेटेड अपन कुछ पॉइंट्स की और बात करते हैं। सबसे पहले आप इसको उतार लें। चलिए अब बात करते हैं अपन तो मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक परमाणु में क्या होती है, हमेशा ही नेगेटिव होती है। अब देखना ध्यान से, अब देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ सेल बढ़ने से टोटल एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से टोटल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कैसा साइन है, नेगेटिव फॉर्म में क्या है, एनर्जी है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी। तो देखना ये क्या है अपना न्यूक्लियस, इसके चारों ओर ये क्या है, सेल। तो अब देखना ध्यान से, n=1, जैसे n=2 नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे इन्फिनिटी अगर मैं ले जाऊँ, n= क्या है, इनफाइनाइट सेल, ये क्या है, इनफाइनाइट सेल। तो देखना मैंने कहा ऐसी एनर्जी स्टेट जहाँ पे, ऐसी स्टेट इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे एनर्जी क्या हो, सबसे कम हो। तो n=1 पर एनर्जी सबसे कम है। अगर मैं एनर्जी यहाँ पे सबसे कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे बढ़ेंगे, n कितना बढ़ सकता है, अधिकतम n=इनफाइनाइट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो n=इनफाइनाइट पर क्या बोला जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, मैक्सिमम। मिनिमम कहाँ हुई, n=1 पर मिनिमम क्या होती है, एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको अपन ने क्या बोला, ग्राउंड स्टेट बोला। जब मैंने कहा नंबर ऑफ सेल बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बढ़ती है, तो नंबर ऑफ सेल अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं, n=इनफाइनाइट। इसकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे अधिकतम होगी। अधिकतम का मतलब कितनी अधिकतम होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे इससे रिलेट कर सकते हैं अपन। देखना टोटल एनर्जी -13.6 इंटू Z²। किसी भी एटम की बात करें तो Z लिख देता हूँ मैं, किसी भी एटम, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी की बात कर रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो, कितना भी हो सकता है। यहाँ पे n की बात करूँ, n अधिकतम कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की क्या होगी, यहाँ पे स्क्वायर होगी। तो इनफाइनाइट की स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इस पूरी वैल्यू को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और ये एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा क्या होती है, सदैव नेगेटिव होती है। ये एनर्जी कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई, मतलब क्या आ गई, 0 आ गई, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतम ऊर्जा होने का मतलब क्या हुआ, n=इनफाइनाइट पर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, अधिकतम बोली जाती है। ये की अधिकतम होगी, कितनी होगी, 0 होगी। तो मैंने कहा n=इनफाइनाइट पर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम भी कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। इसको ध्यान में रखना। इसको उतार लो पहले, इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको उतार लें। तो इससे पता चल रहा है अपने को कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कहाँ पर होती है, अधिकतम अनंत पर होती है, इनफाइनाइट सेल पर होती है। कितनी होती है, 0 होती है। अब देखना
इनफाइनाइट होने से इनफाइनाइट सेल पर एनर्जी 0 हो गई, इसका मतलब एनर्जी अधिकतम हो गई। तो इस बात को अपन कैसे कोरिलेट करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, देखना ध्यान से। चलिए, तो मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य करना, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शून्य करने का मतलब क्या हुआ, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपन क्या कर दिया, इनफाइनाइट पर भेज दिया। किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट सेल में भेज दिया। इनफाइनाइट सेल में भेजना, तो मैं कह रहा हूँ जो इनफाइनाइट सेल पर एनर्जी क्या हो गई, शून्य हो गई, इसका मतलब 0 हो गई। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है, उस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन ने कहाँ भेज दिया, सेल, कौन से सेल में भेज दिया, इनफाइनाइट सेल में भेज दिया, जिसके कारण एनर्जी क्या हुई, शून्य हुई। अब बात करते हैं इसको अपन कैसे कोरिलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट सेल पर भेजने का मतलब क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकाल देना, परमाणु से बाहर निकालना। इसका मीनिंग और क्या हो सकता है, अगर अपने क्वेश्चन में किस तरीके के टर्म्स मिले, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने का मतलब भी क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट सेल में भेज दिया। इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने का यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे ये क्या है, नाभिक, इसके चारों ओर क्या है, सेल, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ ये क्या है, n = इनफाइनाइट। तो ये मैं मान रहा हूँ इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट -1 सेल, और यहाँ पे मान लो n = 1, n = 2, यहाँ पे बीच में क्या है, बहुत सारे सेल हैं। अब देखना ध्यान से, इस नाभिक से ये जो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, मैंने कहा किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सेल कौन सा भी सेल हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, अपने को किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना। ये एटम है, ये एटम जिसमें नाभिक और इसके चारों ओर सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना, परमाणु को बाहर निकालने का मतलब क्या है, ये जो n = इनफाइनाइट सेल पर भेज देना। यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, वो भी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसने कहा इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना, तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने का मतलब बोला जाता है, ये जो एटम, ये n = इनफाइनाइट -1 है, इतना क्या बोला जाता है, ये n = इनफाइनाइट -1 तक क्या बोला जाता है, एक एटम की डेफिनेशन बोली जाती है। ये क्या है, एटम है। जब n = इनफाइनाइट आ जाता है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन अगर n = इनफाइनाइट में आता है तो वो परमाणु से बाहर निकल गया। तो n = इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता है, जिसकी एनर्जी क्या हो गई, शून्य हो गई। तो एटम से बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कोस, ये जो सेल है इसको क्रॉस कर गया इलेक्ट्रॉन, और कहाँ चला गया, एटम से बाहर चला गया। इस बात को ध्यान में रखना है अपने को कि n = इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना होता है। तो देखना, ये तो बात हो गई अपनी इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाला जाएगा, इसकी अपन ने चर्चा कर ली। अब सबसे पहले आप इसको उतार लें कि किसी अपने क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को शून्य करने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट सेल में भेज दिया। उसके बाद अगर क्वेश्चन में क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकाल दिया जाए, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट सेल में भेज दिया, जिसकी एनर्जी क्या होगी, अधिकतम होगी, और क्या होगा, उसका मीनिंग मैक्सिमम कितनी होगी, 0 होगी। तो या तो ये बोल दें कि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम करना या शून्य करना, या इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट सेल में भेजना, या इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना। तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही है कि n = इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, परमाणु से बाहर निकाल दिया गया। इसको उतार ले पहले, उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ टर्म्स की। चलिए अब हम बात करते हैं
कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखना ध्यान से कैसे सोल्व होगा। देखना क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अपने को क्या दे देगा, किसी भी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी कोष में उपस्थित, किसी भी कोष में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, अगर किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपने को कहाँ भेजना है, इनफाइनाइट पर भेजना है। कहाँ भेजना है, इनफाइनाइट पर भेजना है। इनफाइनाइट का मतलब n इजिकल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हुआ, परमाणु से बाहर निकालना है, परमाणु से बाहर निकालना हो। परमाणु से बाहर निकालना हो, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, परमाणु से बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए क्या होगा, अपने को कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की आवश्यकता होगी अपने को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। उस एनर्जी की वैल्यू कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे कि किसी भी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये जो एनर्जी बोली जाती है, इसका आंसर क्या होगा, ये जो एनर्जी बोली जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना है, तो ये बोली जाती है उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर क्या होगा, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, उस सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का धनात्मक मान ही क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अपने को क्या दे दे, किसी भी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन दे दे और उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है, n इजिकल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब परमाणु से बाहर निकालना है, या मैं कह दूँ उस एटम से बाहर निकाल के उस इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, एनर्जी को अधिकतम करना है। तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चन अपना ये होता है। तो उसका आंसर कैसे दिया जाता है, ये बोलता है किसी भी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन है, किसी भी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उस सेल की टोटल एनर्जी अपन पहले निकाल लेंगे, ई टोटल निकाल लेंगे। ई टोटल अपन क्या निकाल लेंगे, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके अपन क्या निकालेंगे, ई टोटल, और उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है, उसकी जो धनात्मक मान है, वो उसकी क्या कहलाएगी, रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाएगी, कि उस परमाणु को बाहर भेजने के लिए अपने इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करके अपन क्या करेंगे, उसमें पॉजिटिव साइन लगा देंगे, उसका धनात्मक वैल्यू वो क्या कहलाती है, उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है। इसको आप उतार ले सबसे पहले, इसके बाद मैं बात करता हूँ, इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। तो देखना, जैसे मैं बात करूं, मैंने कहा किसी भी सेल में कोई इलेक्ट्रॉन, तो देखना जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने कंसीडर किया n कोई सेल मान लिया मैंने, सेल क्या है, किसी n सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सेल क्या है, किसी n सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसी n सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन को अपने को क्या करना है, इनफाइनाइट पर भेजना है। इनफाइनाइट पर भेजने का मतलब क्या हुआ, इसकी एनर्जी को क्या करना है, अधिकतम करना है, इसकी एनर्जी को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। इसकी एनर्जी को मैक्सिमम करने का मतलब
जीरो करना होता है। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है। तो किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर भेजने के लिए अब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने कहा एन सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी कितनी बोली जाएगी? टोटल एनर्जी ई टोटल कितनी बोली जाएगी? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या बोली जाएगी? ई टोटल इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये क्या हो गई? किसी एन सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो गई। तो इसको इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा किसी जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या करेंगे? कैलकुलेट है टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर कर इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है, इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही क्या होगी? रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। तो देखना कुल ऊर्जा का धनात्मक मान क्या कहलाता है? रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाता है। तो देखना धनात्मक मान का यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, बिल्कुल सिंपल है, ट्रिक याद रखनी होती है अपने को, 1 सेकंड लगता है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो देखना ध्यान से। अब तो मैंने कहा किसी जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन की एन सेल में इलेक्ट्रॉन की क्या काउंट करेंगे? टोटल एनर्जी। और ये जो टोटल एनर्जी काउंट करी है इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, धनात्मक मान होगा इसका पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव वैल्यू ही क्या कहलाती है? रिक्वायर्ड एनर्जी। उस इलेक्ट्रॉन को सेल में, जिस सेल में वो इलेक्ट्रॉन है उस सेल में से इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है? इनफाइनाइट पर भेजने के लिए अपने को कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो एक रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी? इस टोटल एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू होगी रिक्वायर्ड एनर्जी। तो देखना यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का बेसिकली मीनिंग क्या है? ई टोटल क्या होना चाहिए यहाँ पे? ई टोटल इज इक्वल टू +13.6 इंटू अपनी जो वैल्यू है वो सेम टू सेम रहेगी और वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये क्या होती है? टोटल एनर्जी की जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू ये क्या कहलाती है? रिक्वायर्ड एनर्जी। तो अपने को इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी आएगी? अपना आंसर क्या होगा? +13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये किसकी बात हो गई? जब इलेक्ट्रॉन एन सेल में प्रेजेंट हो। अब सेल अपने को कौन सा भी दे दे, अपने को क्या करना है? इस पॉजिटिव वैल्यू के साथ किसी भी एटम के लिए कोई भी सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए अपने को क्या करनी हो? अगर रिक्वायर्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो अपने को डायरेक्ट बता देना है कि जिस सेल में, किसी एटम के लिए जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए अपने को टोटल एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है। उसके बाद अपने उसकी पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू लगाकर उसका आंसर दे देना है। देखना ये तो बात होगी, इसको पहले उतार लें आप, उसके बाद मैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूंगा। इसको पहले आप उतार लें। तो देखना क्वेश्चन कैसे है। ये तो एन सेल की बात होगी। अब देखना मैं बात कर रहा हूँ, जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दे सकता है? देखना, जैसे अपने को पूछ ले हाइड्रोजन एटम में पांचवें कोष, किसमें? पांचवें कोष फिफ्थ सेल में n इजिकल टू कितना दे रखा है अपने को? 5। फिफ्थ सेल में इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने के लिए, आवश्यक ऊर्जा बताओ। अपने को क्या पूछ ली? रिक्वायर्ड एनर्जी पूछ ली। आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किस में है? पांचवें कोष में है। उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है? परमाणु से बाहर भेजना है। परमाणु से बाहर भेजने का मतलब क्या हुआ? परमाणु से बाहर भेजना अभी मैंने बताया था। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। जहाँ पर एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम, या मैं क्या कह सकता हूँ, एनर्जी कितनी होती है यहाँ पे? मैक्सिमम 0। जहाँ पे एनर्जी 0 हो या मैक्सिमम एनर्जी हो वहाँ क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेज दिया। तो इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मैंने कहा जिस सेल में
किसी एटम में जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उस शेल की अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जो टोटल एनर्जी आएगी उसका धनात्मक मान ही क्या होगा, रिक्वायरमेंट एनर्जी होगा। तो देखना इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। अपने को क्या दिया गया है, एक हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, सेल कौन सा है, फिफ्थ सेल। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसकी बात करूंगा मैं, हाइड्रोजन एटम के लिए और फिफ्थ सेल के लिए। तो टोटल एनर्जी क्या बोली जाती है, -13.6 इंटू Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अपने को Z दिया है, N दिया है, किसके लिए टोटल एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 इंटू कितनी आती है, हाइड्रोजन एटम के लिए 5वें कोर्स की अपन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट कितनी आती है, जैसे अपने चर्चा की थी, देखना ध्यान से। n=1 के लिए एनर्जी कितनी बोली थी, -13.6। n=2 के लिए कितनी बोली, -3.4। n=3 के लिए कितनी बोली, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी -1.51। n=4 के लिए अपन ने कितनी बोली थी, -0.85। n=5 के लिए कितनी बोली थी, -0.54। तो अलग अलग सेल के लिए अपने एनर्जी डायरेक्ट भी मैंने बोला था, इनको याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन में काम आते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, हाइड्रोजन की 1², एन कितना है, फिफ्थ सेल की बात कर रहा है तो 5²। तो कितना आएगा, -13.6/25 कितना आएगा, -0.54। डायरेक्ट भी अपन निकाल सकते थे, इसको निकालने की जरूरत नहीं, अपने को डायरेक्ट मैंने बोला था याद होनी चाहिए। n=1 पर कितनी होती है, 2 पर 3 4 5 पर कितनी होती है डायरेक्ट एनर्जी की वैल्यू। तो n=5 पर कितनी आ रही है, -0.54। अब अपने को क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है, परमाणु से बाहर भेजना है। तो आवश्यक ऊर्जा मैंने बोला टोटल एनर्जी की जो धनात्मक वैल्यू वो क्या होगी, रिक्वायरमेंट एनर्जी होगी। तो ये जो अपनी टोटल एनर्जी आई है, ये जो अपनी टोटल एनर्जी आई है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी आएगी, अभी तो क्या है ये नेगेटिव एनर्जी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी आएगी, +0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये जो एनर्जी आई है 0.54, इसकी धनात्मक वैल्यू ये क्या कहलाती है, इसकी आवश्यक ऊर्जा। तो इतनी ऊर्जा देने से, इतनी ऊर्जा अपने को रिक्वायरमेंट होगी किसी हाइड्रोजन एटम के 5वें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए। तो डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, +0.54 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से जो अपने बात पढ़ी थी अभी, एक ट्रिक पढ़ी थी, उसका क्वेश्चन भी आ गया, इसको आप उतार ले पहले और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनन ऊर्जा, आयनन विभव की। इसके लिए कुछ फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स की अपने को रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बेसिक ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी मैंने बात कर दी। अब अपन बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोला जाता है, इसकी बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोला जाता है, तो देखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बोला जाता है मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है, जिसको क्या बोलते हैं, आईपी। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई का आयनाइजेशन का मतलब आई,
पोटेंशियल का मतलब P, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, IP से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने कहा मूल अवस्था किसी ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन को याद रखना। तो मैं क्या कह रहा हूँ देखिएगा, मैं इसको थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने बात की, ये अपना क्या है, नाभिक है, ये क्या है, नाभिक। इसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना क्या है, फर्स्ट सेल, और इसमें ये क्या है, n इजिकल टू ये क्या है, फर्स्ट सेल, n इजिकल टू ये क्या है, इनफाइनाइट सेल। मैंने कहा ग्राउंड स्टेट n इजिकल टू 1 पर क्या बोली जाती है, ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था। तो मैंने कहा मूल अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से कहाँ भेजना है, जैसे मूल अवस्था में उपस्थित ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसको कहाँ भेजना है, परमाणु से बाहर भेजने का मतलब क्या हुआ, n इजिकल टू इनफाइनाइट पर। परमाणु से बाहर भेजने का मतलब क्या है, n इजिकल टू इनफाइनाइट। और ये जो एनर्जी लेवल है ये कौन सा होगा, जो n इजिकल टू इनफाइनाइट से कम कौन सा होगा, n इजिकल टू इनफाइनाइट माइनस 1। अपन एटम की बात यहाँ तक ही करेंगे। इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब वो एटम से बाहर जा रहा है। तो n इजिकल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, परमाणु से बाहर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इस इलेक्ट्रॉन को इस ग्राउंड स्टेट से भेजने के लिए इनफाइनाइट तक या परमाणु से बाहर भेजने के लिए जो एनर्जी को अपने को यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को ही क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखना, अगर मैं इस ये जो n इजिकल टू इनफाइनाइट है, इस सेल की एनर्जी और इस सेल की एनर्जी का क्या ले लूँ, डिफरेंस ले लूँ, तो जो भी आएगा वो क्या होगा कि अपने को पता चल जाएगा इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस से कि जो एनर्जी आएगी उसमें कितनी एनर्जी का अपने को रिक्वायरमेंट हुई है। जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही अपना क्या होगा, रिक्वायरमेंट एनर्जी निकलेगी, जिसके कारण पता लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी ग्रहण करके n इजिकल टू इनफाइनाइट तक पहुंचा है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन और ये इसको उतार लें, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं उतार लिया होगा। तो मैंने कहा किसी ग्राउंड स्टेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपने को कहाँ भेजना है, एटम से बाहर भेजना है। तो जो एटम को बाहर भेजने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी या IP। तो देखना, इसका मतलब मैंने कहा अगर उन दोनों के डिफरेंस की, एनर्जी डिफरेंस की मैं बात करूँ तो देखना एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी होगा, इसका मतलब IP। रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोला जाता है, किसी परमाणु को ग्राउंड स्टेट से कहाँ भेजना है, n इजिकल टू इनफाइनाइट परमाणु से बाहर भेजने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनिक ऊर्जा। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो अपन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भेजा, n इजिकल टू इनफाइनाइट, n इजिकल टू 1 से कहाँ भेजा इलेक्ट्रॉन को, n इजिकल टू इनफाइनाइट। तो ये रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाएगी, IP कहलाती है। तो देखना, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस की बात करूं तो एनर्जी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि n इजिकल टू इनफाइनाइट पर क्या होती है, एनर्जी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम भी कितनी होती है, 0 होती है, और n इजिकल टू पर क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। तो डिफरेंस की जब बात की जाती है तो ज़्यादा में से क्या घटाऊँ मैं, कम। तो देखना, इस एनर्जी ऑफ किसकी, इनफाइनाइट सेल की, एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट सेल माइनस क्या होगा, एनर्जी ऑफ ए फर्स्ट सेल। तो मैंने बात की इसके डिफरेंस की, जो इनफाइनाइट सेल है उसकी एनर्जी और माइनस है जो फर्स्ट सेल है उसकी एनर्जी को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एज ए डिफरेंस, उसको क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखना, इनफाइनाइट ये जो एनर्जी है, इनफाइनाइट सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है, अधिकतम बोली जाती है। कितनी होती है, अधिकतम 0। इनफाइनाइट सेल पर एनर्जी अधिकतम कितनी होती है, 0 माइनस E1 हो गया IP। तो IP इजिकल टू क्या बोला जाएगा, माइनस E1। तो ये फॉर्मूला होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कि किसी एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल।
आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी अपन ने बोला था, किसी भी सेल में उपस्थित, अपने पीछे पढ़ा भी कि किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अगर अपने को परमाणु से बाहर भेजना है तो जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्या कर देना, उसकी धनात्मक जो वैल्यू आती है वो उसकी क्या कहलाती है, रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि आपने पीछे तो पढ़ाया कि धनात्मक वैल्यू क्या होती है, एक तरीके की रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। यहाँ पे कैसी वैल्यू आ रही है, ऋणात्मक। तो देखना ये वैल्यू रियल में क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ कि आपने तो सब पीछे पढ़ाया था कि किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजने के लिए ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कुल ऊर्जा का धनात्मक मान होती है। उस पर अपने क्वेश्चन भी देखा था। तो आप अभी रिक्वायरमेंट एनर्जी को आप नेगेटिव कैसे बता रहे हो, तो देखना मैंने कहा किसी एटम में, कोई भी एटम है, अपने को कोई भी एटम क्वेश्चन में दे देगा, उस एटम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके फर्स्ट सेल में जो एनर्जी है वो क्या है, यहाँ पे उसकी नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाती है, आईपी कहलाती है। ओरिजिनल में ये क्या है, किसी एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी। देखना यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है, किसी भी एटम की अपने को एनर्जी दे सकता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैंने कहा किसी भी एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी, जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम की। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ओरिजिनल में क्या नहीं है, ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है नेगेटिव नहीं है, ओरिजिनल रूप में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, उसको मैं बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के n = फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या बोली जाएगी, ई टोटल, या मैं कह दूँ यहाँ पे, या इसको क्या कह सकता हूँ मैं, ई टोटल को क्या कह सकता हूँ, एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट सेल इजिकल तो क्या होगा, -13.6 इंटू यहाँ पे जेड कितना है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ तो 1 का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूँ, तो टोटल कितनी होगी, -13.6। तो किसी भी एटम के लिए उसकी फर्स्ट सेल की एनर्जी, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया क्या आई, अगर हाइड्रोजन एटम की जगह कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी होती, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी किसी भी सेल के लिए बात कर रहा होता, तो वो भी टोटल एनर्जी क्या आती, नेगेटिव ही आती। कितनी आती, नेगेटिव। तो मैं बात कर रहा हूँ इस एनर्जी की, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी किसी भी एटम के लिए उसके फर्स्ट सेल की एनर्जी हमेशा ही क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव होती है। ऑलवेज क्या होगी, नेगेटिव। अभी अपने को दिखाई नहीं दे रही, इसमें देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर भेजना हो तो अपने को क्या करना होता है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ये क्या है कि रिक्वायर्ड एनर्जी है, ये भी पॉजिटिव ही होगी, लेकिन इस फॉर्मूले से अपने को क्या लग रही है, -7, इसका मतलब नेगेटिव लग रही है। ओरिजिनल में क्या नहीं है, नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी एटम के लिए किसी भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी काउंट की जाती है तो वो कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा ही कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी एक परमाणु में। तो नेगेटिव आने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी सेल हो, कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम दिया गया हो, उसके लिए किसी भी सेल के लिए टोटल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे ये जो E1 की वैल्यू है, E1 का मतलब किसी एटम के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी जो आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा ही नेगेटिव आएगी। तो ये नेगेटिव है और पहले से बाहर क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब IP यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैंने यही तो बोला था, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर भेजने के लिए अपने को जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये एज इट अपने को पता चल रही है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होंगे, IP पॉजिटिव होगी। ये IP क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो इसको उतार लें आप लोग, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसको उतार लें आप, जिससे आपको इजीली इसे IP का मीनिंग इजीली समझ में आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे देखना। जैसे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिएगा, एक तो अपने को क्या दे दे, हाइड्रोजन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी देगा क्योंकि बोर मॉडल किसके लिए लागू हो रहा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए। जैसे बात करें हाइड्रोजन, हीलियम प्लस और लिथियम +2 का अपने को क्या पूछ ले, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ ले, IP बताओ कितना होगा।
तो अपन आईपी कैसे निकालते हैं? आईपी एक तरीके का, सबसे पहले अपने वो दिमाग में आना चाहिए, आईपी क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी है। आईपी क्या होती है? आवश्यक ऊर्जा होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि आईपी क्या होती है? रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो देखना, वन बाय वन अपन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ, आईपी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आईपी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या था? आईपी इजिकल टू क्या होता है? माइनस E1। किसी एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? आईपी होती है। तो देखना, आईपी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस E1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, माइनस E1 ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ। मैंने कहा किसी एटम के फर्स्ट सेल का नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाती है? आईपी, रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है। अब देखना ध्यान से, मैंने जो बात बोली थी वो यहाँ पे भी अपने को कंसिडर करना है। माइनस तो माइनस का माइनस रहेगा। E1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है? माइनस 13.6। तो मैंने कहा किसी एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी हमेशा ही कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ये बात यहाँ पे अपने को पता चल रही है। नेगेटिव साइन ये तो बाहर हो गया, और ये जो E1 हाइड्रोजन हमेशा ही कैसी होगी? टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो देखना, Z²/n², Z कितना है हाइड्रोजन एटम के लिए? 1 का स्क्वायर। n कितना है? फर्स्ट सेल की बात कर रहा है तो 1 का स्क्वायर। ये जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी। अब देखना, आईपी ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? प्लस 13.6। तो रियल में जो आईपी आई वो कितनी आई? पॉजिटिव वैल्यू आई। तो मैंने यही तो बोला था, किसी भी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पर भेजने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है? एक तरीके का जो रिक्वायरमेंट एनर्जी वो क्या होनी चाहिए? टोटल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, टोटल एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू। और आईपी में क्या बोला? किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, किसी परमाणु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? उस टोटल एनर्जी का किसी परमाणु में उपस्थित है जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे n=1 पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे? परमाणु के बाहर। तो n=1 के लिए, किसी एटम के लिए n=1 सेल के लिए जो टोटल एनर्जी है उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू वो क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो रही है कि आईपी ओरिजिनल में यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ से पता कैसे चल रहा है? नेगेटिव है, लेकिन किसी एटम के लिए किसी भी सेल की एनर्जी क्या होती है? हमेशा ही नेगेटिव आती है, तो वो उसको क्या कर देती है? पॉजिटिव। तो इसका अपना आंसर क्या हो गया? जो आईपी रिक्वायर्ड एनर्जी हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल के लिए आईपी का वैल्यू कितना होगा? प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको उतार लें आप पहले हाइड्रोजन के लिए, उसके बाद अपन बात करेंगे हीलियम प्लस और लिथियम प्लस 2 के लिए कैसे निकालेंगे। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ हीलियम प्लस के लिए। हीलियम प्लस के लिए कितनी बोली जाएगी? देखना, देखना, आईपी ऑफ हीलियम प्लस के लिए आईपी कितनी बोली जाएगी? माइनस ऑफ E1 ऑफ हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस एटम दिया गया है, इसके फर्स्ट सेल की एनर्जी का नेगेटिव क्या कहलाता है? आईपी ऑफ हीलियम प्लस। तो अब देखना, नेगेटिव साइन वैसा का वैसा रहेगा। अपन क्या करेंगे? हीलियम प्लस के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है? हमेशा ही नेगेटिव होगी। माइनस 13.6 इंटू Z²/n²। Z कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। सेल कौन सा है? 1 का स्क्वायर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? प्लस की कितनी आएगी वैल्यू? कितनी आ गई? 54.4। 54.4 किसकी वैल्यू आई? धनात्मक वैल्यू आई। कुल ऊर्जा की धनात्मक वैल्यू क्या कहलाती है? रिक्वायर्ड एनर्जी। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, कुल ऊर्जा कितनी आई? ये आई इतनी। इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू 13.6 इंटू 4 54.4 माइनस की आएगी। इसकी धनात्मक वैल्यू क्या कहलाती है? हमेशा ही रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाती है। तो ये अपनी क्या होगी? आईपी ऑफ हीलियम प्लस। तो इस बात से अपने को यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि ये जो
IP है ये क्या है कि धनात्मक वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है। तो इसको आप उतार लें, किसके लिए बात होगी, हीलियम प्लस के लिए होगी। अब हम बात करते हैं लिथियम प्लस 2 के लिए। देखना लिथियम प्लस 2 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। अपने को इलेक्ट्रॉन कहाँ से भेज रहे हैं, n=1 ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन अपन परमाणु से बाहर भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, n= इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से अगर बात करूँ IP ऑफ लिथियम प्लस 2, देखना माइनस ऑफ लिथियम प्लस 2 के फर्स्ट सेल की एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू क्या कहलाती है, IP ऑफ लिथियम प्लस 2। तो नेगेटिव साइन तो वैसा ही रहेगा। ये जो लिथियम प्लस 2 के फर्स्ट सेल की एनर्जी हमेशा ही कैसी होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। 13.6 इंटू Z² Z कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 1 फर्स्ट सेल के लिए बात कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो IP भी कितना होगा, यहाँ पे प्लस में आएगी वैल्यू, प्लस में आ रही है, इसका मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी पॉजिटिव आएगी है। टोटल एनर्जी की क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन। जो टोटल एनर्जी आती है किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी उसके धनात्मक वैल्यू क्या कहलाती है, रिक्वायर्ड एनर्जी। पॉजिटिव कितने, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4.2 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी लिथियम प्लस 2 की। तो अब देखना यहाँ से इसे पता चल रहा है कि रिक्वायर्ड एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव होती है। यहाँ से पता नहीं करना कि नेगेटिव कहलाती है, ओरिजिनल में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। इसको उतार लें, उसके बाद अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस IP पर और कैसे पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और पढ़ेंगे बस इस पर, IP से रिलेटेड क्वेश्चंस देखना। अब क्वेश्चंस की बात क्या होगा, देखना क्या दे सकता है अपने को। जैसे पूछ ले, यदि हीलियम प्लस का आयनन विभव, हीलियम प्लस का आयनन विभव अपने को दे दे, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आयनन विभव x हो, x इसकी यूनिट दे रखी है किलो जूल पर मोल हो। अगर हीलियम प्लस का आयनन विभव कितना दे रखा हो, x किलो जूल पर मोल हो, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो पूछ सकता है जैसे लिथियम प्लस 2 का एक एटम का आयनिक पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल अपने को दे देगा। उसमें क्या पूछ लेगा, लिथियम प्लस 2 का क्या बताना है, IP बताना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछ लेगा, जैसे लिथियम प्लस 2 के फिफ्थ सेल की एनर्जी बताओ, फिफ्थ सेल की एनर्जी बताओ कितनी होगी। एक क्वेश्चन क्या हुआ, सबसे पहले लिथियम प्लस 2 का IP बताओ, उसके बाद लिथियम प्लस 2 के फिफ्थ सेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और क्या पूछ सकता है, जैसे बेरिलियम प्लस 3 के पांचवें कोष की, बेरिलियम प्लस 3 में, जैसे अगर बात करें बेरिलियम प्लस 3 की, तो बेरिलियम प्लस 3 में क्या पूछ ले, एक इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन जैसे ऐसे भी दे सकता है, बेरिलियम प्लस 3 में एक इलेक्ट्रॉन को, बेरिलियम प्लस 3 में एक इलेक्ट्रॉन को पहले से दूसरे कोष में, फर्स्ट सेल से दूसरे सेल में, पहले से दूसरे सेल में ले जाने के लिए, दूसरे सेल में ले जाने के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना है, आवश्यक ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी।
तो देखिए अपने को एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछ लिए, 3। देखना अपने को क्या दे रखा है, सबसे पहले वो ध्यान में रखना है कि हीलियम प्लस के आयनन विभव कितना दे रखा है, x किलो जूल पर मोल दे रखा है। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, लिथियम प्लस 2 का आईपी बताओ, लिथियम प्लस 2 के 5th सेल की एनर्जी बताओ, बेरिलियम प्लस 3 में एक इलेक्ट्रॉन को पहले से दूसरे कोर्स में अपने को ले जाना है, तो आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। तो 1 बाय 1 इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, लिथियम प्लस 2 का आईपी कैसे निकाला जाएगा। देखना सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिएगा कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं इसके। तो अपने को जो दिया गया है सबसे पहले उसी पर अपना क्या रहेगा, फोकस रहेगा। हीलियम प्लस का आयनन विभव दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, आईपी ऑफ हीलियम प्लस, आईपी ऑफ हीलियम प्लस कितना दे रखा है, x किलो जूल पर मोल। अपने को क्या चाहिए, किसी एक एटम का आयनिक पोटेंशियल दे दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे दिया, किसी दूसरे एटम का क्या पूछ लिया, आयोनाइजेशन। तो अपने डायरेक्ट ट्रिक क्या काम में लेंगे कि जिसका पूछा है उसका अपॉन जो दिया गया उसका रेशियो लेंगे। तो आईपी ऑफ किसका हो जाएगा, लिथियम प्लस 2 का तो अपने को पूछा है और दिया गया क्या है, आईपी ऑफ किसका दिया गया है, हीलियम प्लस का। तो इसका क्या कर लेंगे अपन, बेसिक इसका रेशियो ले लेंगे। तो देखना आईपी क्या होता है, क्योंकि आईपी इक्वल टू क्या होता है, -E1। किसी एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू क्या कराती है, आईपी, रिक्वायर्ड एनर्जी आईपी कराती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -E1 और किसके लिए, लिथियम प्लस 2 के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी अपॉन है -E1 ऑफ हीलियम प्लस के फर्स्ट सेल की एनर्जी। इसको उतार ले पहले आप, उसके बाद में इसको रफली कर रहा हूँ। देखना इतना तो उतार ले, देखना क्या होगा। चलिए बात करते हैं। देखना आईपी ऑफ लिथियम प्लस 2 अपने को पूछा है, ये कैलकुलेट करना है। आईपी ऑफ लिथियम प्लस 2 अपने को कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, आईपी ऑफ हीलियम प्लस x दी गई है, इजिकल टू क्या होगा, माइनस साइन ऐसा का वैसा। उसके बाद किसी एटम में फर्स्ट सेल की एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है, तो कितनी होती है, हमेशा नेगेटिव होगी टोटल एनर्जी। -13.E1 लिथियम प्लस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, -13.6 इंटू Z²/n²। जेड कितना होगा लिथियम के लिए, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन n कितना है, फर्स्ट सेल के लिए बात हो रही है, तो 1 अपॉन माइनस का वैसा माइनस का माइनस साइन। हीलियम प्लस के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इंटू कितना होगा, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 2, तो 4/1 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखना क्या आएगा। तो किसी एक एटम का अपने को क्या दे दे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे दे, दूसरे का पूछ ले तो अपने डायरेक्ट रेशियो पर चलना है, जिससे इजीली सोल्व हो जाए। तो जिसका पूछा है उसका रेशियो सबसे पहले आएगा, अपॉन में उसके क्या आएगा, जिसका दिया गया है। तो अब देखना यहाँ से अपने को क्या कैलकुलेट करना है, आईपी ऑफ लिथियम प्लस 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो 13.6 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आएगी, इसे रेशियो ले रहे हैं तो डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो, ये नेगेटिव गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9/4 और ये x इसके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x। तो लिथियम प्लस 2 का आयोनाइजेशन पोटेंशियल रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, 9x/4। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया, इसको उतार ले। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल, क्योंकि अपने क्वेश्चन में आईपी की यूनिट दी गई है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या था, लिथियम प्लस 2 के 5th सेल की एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो अपने को जो दिया गया है उससे अपन इस क्वेश्चन को कोरिलेट करेंगे। देखना कैसे किया जाता है कोरिलेट। अपने को क्या कैलकुलेट करना है सेकंड क्वेश्चन में, एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस 2 के
5वें से 5th सेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन में क्या दिया था, हीलियम प्लस का आईपी दिया था। हीलियम प्लस का आईपी कितना दे रखा था, x किलोजूल पर मोल, x किलोजूल पर मोल दे रखा था। तो देखना अपने को ये कैलकुलेट करना है, तो जो दिया गया है उससे पर चलते हैं। सबसे पहले आईपी ऑफ हीलियम प्लस का मतलब क्या है, आईपी ऑफ हीलियम प्लस इजिकल टू क्या होता है, माइनस ऑफ E1 हीलियम प्लस इजिकल टू x बोल सकता हूँ मैं। इसका मतलब यही तो हो गया कि किसी हीलियम प्लस के फर्स्ट सेल की एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू क्या कराती है, हीलियम प्लस की आईपी। तो देखना आईपी ऑफ हीलियम प्लस इजिकल टू क्या होगा, माइनस E1 हीलियम प्लस, इसका मतलब माइनस साइन वैसा का वैसा, हीलियम प्लस के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है, -13.6 इंटू हीलियम के लिए कितना होता है Z 2, तो 4/1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा इजिकल टू x। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, देखना अगर यहाँ से वैल्यू निकालूँ किसकी, -13.6, ये वैल्यू किसकी आती है, एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करूँ E1 ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। अगर इस -13.6 की जगह मैं क्या रख देता हूँ, यहाँ पे E1 ऑफ हाइड्रोजन रख देता हूँ, तो देखना क्या आता है, E1 ऑफ हाइड्रोजन रखने से यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के माइनस, -13.6 की जगह मैं इस वैल्यू की जगह क्या रख रहा हूँ, E1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी इंटू 4 इजिकल टू क्या होगा, x होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, E1 हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, E1 हाइड्रोजन इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस इधर चला जाएगा, -x/4। ये वैल्यू किसकी आ गई, E1 हाइड्रोजन की। E1 हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई, -x/4। अपने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग अपन ने क्या निकाल लिया, E1 हाइड्रोजन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आई, -x/4 किलोजूल पर मोल। अब देखना अपने को क्या चाहिए, 5th सेल लिथियम प्लस 2 के 5th सेल की एनर्जी चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर चलेगा। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, लिथियम प्लस 2 के 5th सेल की एनर्जी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो कितनी बोली जाती है, -13.6 इंटू 5th सेल की बात कर रहा है। तो Z कितना हुआ लिथियम के लिए, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन है, 5th सेल की बात करें इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी देखना ध्यान से, ये जो -13.6 इसका मतलब क्या हुआ, E1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, E5 लिथियम प्लस 2 इजिकल टू क्या होगा, E1 ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9/25। E1 हाइड्रोजन अपने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग अपने निकाला था, E1 हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अपने E1 हाइड्रोजन निकाला, -x/4 इंटू 9/25। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -9x/100 100 किलोजूल पर मोल। ये क्या हो गई अपनी आईपी हो गई, या मैं बात करूँ लिथियम प्लस 2 के 5th सेल की क्या हो गई, एनर्जी हो गई। तो अपने को जो क्वेश्चन में दिया है उससे अपने सबसे पहले क्या निकाला, E1 हाइड्रोजन, उसके बाद उसको काम में लेके E1 हाइड्रोजन को अपने काम में लिया, उसके बाद अपने क्या निकाला, लिथियम प्लस 2 के 5th सेल की एनर्जी। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। तो सिंपल अपने को देसी फंडा याद होना चाहिए, इसको उतार ले पहले, उसके बाद अपन चलते हैं 3rd क्वेश्चन पर। एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 3rd क्वेश्चन अपना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, ये चीज़ें बिल्कुल अपने कंसेप्ट से चल रहे हैं। 3rd क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं अपन। चलिए 3rd क्वेश्चन क्या दे रखा था अपने को, 3rd क्वेश्चन था बेरिलियम प्लस 3 दे रखा था। बेरिलियम प्लस 3 में अपने को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को, बेरिलियम प्लस 3 में एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ भेजना है, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में, कहाँ से कहाँ भेजना है, n=1 से n=2 में भेजना है। n=1 से कहाँ भेजना है,
n इजिकल टू 2 में भेजना है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी बेरिलियम प्लस 3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेस इलेक्ट्रॉन को n इजिकल टू 1 सेल से n इजिकल टू 2 सेल में भेजना है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट एनर्जी होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी, और इसकी वैल्यू अपने को पूछी है, रिक्वायर्ड एनर्जी, आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना ध्यान से। रिक्वायर्ड एनर्जी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से सेकंड में जा रहा है। इसका मतलब इस एनर्जी डिफरेंस को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, इस सेकंड सेल की एनर्जी और फर्स्ट सेल की एनर्जी का बीच का दोनों का अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँ तो पता चल जाएगा कि ये जो फर्स्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी ली और ये एनर्जी लेने के बाद कहाँ चला गया, अपर एनर्जी लेवल्स में चला गया, n इजिकल टू 2 में चला गया। तो बेसिक डिफरेंस अगर पता चल जाए तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी, इसमें इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की कितनी आवश्यकता है, रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी। तो रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है, इन दोनों सेल के एनर्जी डिफरेंस पर। तो देखना ध्यान से कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, अपने को क्या दिया गया क्वेश्चन में, उसको कैलकुलेट कर ले। क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया था, IP दिया गया था। क्या दिया गया था, IP ऑफ हीलियम प्लस दिया गया था। कितना दिया गया था, x किलो जूल पर मोल। उसी से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो जो स्टेटमेंट था तीनों क्वेश्चन के लिए था, IP ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू x किलो जूल पर मोल। देखना ध्यान से, IP ऑफ हीलियम प्लस का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ E1। फर्स्ट सेल की एनर्जी किसके लिए, एटम कौन सा दे रखा है, हीलियम प्लस इज इक्वल टू x। इसका और इसका मतलब एक ही हुआ कि हीलियम प्लस के फर्स्ट सेल की एनर्जी का नेगेटिव मान क्या होता है, IP ऑफ हीलियम प्लस। अब अगर मैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है, नेगेटिव साइन। उसके बाद हीलियम प्लस के फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है, हीलियम प्लस के फर्स्ट सेल की एनर्जी इवन हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर अपॉन एन, जेड कितना होगा यहाँ पे 2, तो 4 बट्टा कितना होगा, फर्स्ट सेल की बात करा तो 1 इजिकल टू क्या होगा x। तो यहाँ पे देखना इवन हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई, अपने को जो क्वेश्चन में दिया उसी से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। इवन हाइड्रोजन यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा यहाँ से, -x/4, -x/4। अब अपना क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्वेश्चन अपना क्या था, बेरिलियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, n इक्वल टू 1 से 2 में भेजना है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता चल जाए तो अपने को पता चलेगा रिक्वायरमेंट एनर्जी कितनी होगी। तो देखना मैं एनर्जी की डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, एनर्जी डिफरेंस, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिएगा रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, इस दोनों सेल के बीच के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। तो एनर्जी मैं बोल दूँ, एनर्जी ऑफ किसकी, इस +2 की, बेरिलियम प्लस 3 के कौन से सेल की, सेकंड सेल की एनर्जी माइनस मैं क्या कर दूं, एनर्जी ऑफ बेरिलियम प्लस 3 इन फर्स्ट सेल। तो मैंने कहा इन दोनों का अगर एनर्जी डिफरेंस ले लें तो अपने को पता चल जाएगा कितनी एनर्जी अपने को रिक्वायरमेंट हुई है। तो मैंने कहा बेरिलियम प्लस 3 के सेकंड सेल की एनर्जी माइनस बेरिलियम प्लस 3 के प्लस फर्स्ट सेल की एनर्जी, अपने को क्या कर दी, डिफरेंस ले लिया। तो रिक्वायर्ड एनर्जी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखना बेरिलियम प्लस 3 के सेकंड सेल की एनर्जी कितनी बोली जाती है, इवन हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड कितना होगा बेरिलियम के लिए, 4 होगा, तो 16 सेकेंड सेल है, इसका मतलब 4 माइनस इसमें से कितना कर दूँ, इवन हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेरिलियम प्लस 3 के फर्स्ट सेल की एनर्जी माइनस इसमें से कैलकुलेट कर लिया तो इवन हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन। जेड स्क्वायर कितना होगा, बेरिलियम के लिए कितना लगता है, 4 लगता है, तो 16 बटे फर्स्ट सेल की बात हो रहा है तो 1। तो यहाँ से जेड स्क्वायर बाय अपॉन अपना फॉर्मूला लगा दिया। तो रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, अब इसमें से कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 16 ही रहेगा, तो यहाँ पे इवन हाइड्रोजन कॉमन आ जाएगा। इवन हाइड्रोजन कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, 4 - 16 बचेगा। तो रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ पे अगर वैल्यू रख दूँ, इवन हाइड्रोजन की वैल्यू अपने को जो क्वेश्चन में दी गई थी उसके अकॉर्डिंग अपन ने निकाल ली। इवन हाइड्रोजन कितनी होती है, -x/4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ, देखना -x/4 इंटू कितना होगा, -12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 3। तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी, प्लस की 3x। तो 3x रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। तो बेरिलियम प्लस 3 के एक इलेक्ट्रॉन को n = 1 से 2 में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी,
3x होगी। इस बात को हमने कैसे पता किया, जो क्वेश्चन में अपने को दिया गया था IPO ऑफ हीलियम प्लस x दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग अपने क्या निकाला, सबसे पहले इवन हाइड्रोजन निकाला। उसके बाद मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है इक्वल टू 1 से 2 में जाएगा, इसका मतलब क्या है, अगर इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाए एनर्जी का, तो उसमें अपने को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेकर सेकेंड सेल में गया होगा। तो रिक्वायरमेंट एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी। तो इन एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, बेरिलियम प्लस 3 के सेकंड सेल की एनर्जी और बेरिलियम प्लस 3 के फर्स्ट सेल की एनर्जी का डिफरेंस जब लिया तो यहाँ पे इवन हाइड्रोजन की वैल्यू रख दी, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट एनर्जी कितनी आई 3x। ये वो क्वेश्चन होते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल पर, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अपन ने बात कर ली, इससे ज़्यादा वो डीपली नहीं जा सकता। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अपने को कुछ फंडामेंटल बेसिस याद रखने होते हैं, फॉर्मूलेज याद रखने होते हैं, क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में सिंपल आते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट या आयनाइजेशन पोटेंशियल में टाइप ऑफ क्वेश्चंस या उसके डेफिनेशन में किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ।